नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को भी तोड़ मरोड़ कर उसकी छीछा लेदर कर देने का काम मीडिया करती है और ऐसे लोगों को बुलाती है कि वो गंभीर विषय भी एक मजाकिया या तो बन के रह जाता है या विवादित बना दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के तपस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी तो वो हैं ही क्योंकि वो तपस्वी हैं, और अपनी तपश्चर्या वो जनता जनार्दन को समर्पित कर रहे हैं फल के रूप में। अपने लिए कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं वो कर रहे हैं, ना अपने परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए। और उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, और साथ में ये भी कहा अगर रहोगे एक तो बनोगे नेक। इसमें कोई भी शब्द कहाँ से आपत्तिजनक है। हम लोगों ने बचपन में एक कहानी भी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति के 4 बेटे थे। जब वो मरने लगा तो चारों बेटों को बुलाकर उसने 4 लकड़ियाँ पहले अलग अलग करके 4 लकड़ियाँ एक एक करके तोड़ने को बोला, आसानी से टूट गईं। और फिर बाद में उसी तरह की 4 लकड़ियों को एक साथ बांध के एक गट्ठर बनाया और फिर वो चारों लड़के उसको नहीं तोड़ पाए। और एक बात आप बार बार सुनते हैं, संघ शक्ति कलयुगे। इस कलयुग के दौर में कोई एक व्यक्ति, एक जाति, एक देश, एक धर्म ताकतवर नहीं हो सकता। ये इस समय विश्व एक परिवार के रूप में बन चुका है। आज के दौर में एक दूसरे देशों की मदद के बिना कोई एक देश अपना अस्तित्व बचा के नहीं रख सकता है, उसको भारी दिक्कतें होंगी। और इसीलिए भारत ये बात बहुत पहले से जानता था और उसने वसुधैव कुटुंबकम की जो बात की है तो सत्य सनातन ने ही की है। लेकिन साहब, अब आपने देखा कि इंडी अलायंस, जिसको सहजता से टुकड़े टुकड़े गैंग नाम दिया गया और बिल्कुल उन्होंने सार्थक सिद्ध कर दिया इस बात का विरोध करके कि अगर बटोगे तो कटोगे, जबकि इसमें कहीं से हिंदू मुसलमान या अन्य धर्म की बात भी नहीं की गई। सवाल है कि अच्छे लोग जो हैं समाज में, सज्जन लोग अगर एकजुट नहीं होंगे तो चोर उचक्का उठाईगीर एंटी सोशल एलिमेंट उन शरीफ लोगों को परेशान कर देंगे। वसूली करते हैं। अगर कोई मार्केट में व्यापारी तमाम होते हैं, पैसे वाले होते हैं, लेकिन साधारण गुंडे उनसे वसूली कर लेते हैं। अगर वो दुकानदार एकजुट हैं तो उस मार्केट में वसूली संभव नहीं है। तो सवाल है कि अगर कोई गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, देश हो, अगर उसमें एकजुटता है, आप इजराइल को देख लो, 1 करोड़ से कम आबादी वाला, लमसम 1 करोड़ मान लो, और साथ में वहाँ भी मुस्लिम भी हैं जो कि विरोधी हैं, लेकिन चूंकि वो बाकी लोग एकजुट हैं तो वो एकजुटता ऐसी है कि एक छोटा देश कई देशों पर भारी पड़ रहा है। एकजुटता की ताकत है। वहाँ का विपक्ष भी जो होता है वो साथ में ऐसे मौके पर होता है। वहाँ का जो राष्ट्रपति रहा है पूर्व, वो खुद गन लेके लड़ने को तैयार रहा। तो ये होती है एकता। लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो इंडी है, इंडी अलायंस, इसका इंजन, इसका सर तो है कांग्रेस। और कांग्रेस तो टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रमोट ही कर चुकी है। कन्हैया को उठा के जेएनयू से क्यों ले आई? क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना वही था। अब कहोगे कांग्रेस की ऐसी मति क्यों मारी गई, ऐसा क्यों कर रही? तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए और जो कांग्रेस अपने को आज़ादी की लड़ाई का बताती कि हमारी पार्टी ने ही लड़ाई लड़ी आज़ादी की,
तो थोड़ी सा इतिहास में झांकिए, गूगल में ही झांक लो, इतिहास इन्होंने बहुत तोड़ा मरोड़ा है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी मुंबई में। 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। और ये प्रयास किसने किया था? जो इटावा का कलेक्टर अंग्रेज था, उसको क्रूरतम निर्दयी कलेक्टर का खिताब मिला हुआ था। उसने जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी। उसको उसमें बड़ा मजा आता था। ऐसा क्रूर अंग्रेज 1857 की क्रांति से भयभीत हो गया, भयाक्रांत हो गया, और जाके उसने इंग्लैंड में शरण ली। और वहाँ से जो घुट्टी पिलाई गई उसे, वहाँ के थिंक टैंकों ने योजना बनाई। 1857 की क्रांति तो यहाँ के कुछ जयचंदों के द्वारा मिलके, क्योंकि अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे, लेकिन यहीं के लोगों ने, जो जयचंद और मीर जाफर किस्म के लोग थे, उनकी वजह से किसी तरीके से वो बच गए अंग्रेज। लेकिन इतने दहशत ज़दा थे, खौफ ज़दा थे कि उन्होंने कहा अब ज़्यादा दिन हम नहीं इंडिया में रह पाएंगे, भारत में अब ज़्यादा दिन राज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने पहले तो कार्ल मार्क्स ने शिक्षा पद्धति बदल दी हमारी, कि हमको काले अंग्रेज बनाना है। उसके बाद में उससे भी काम जब नहीं बना, तो 28 दिसंबर 1985 को इसी क्रूर इटावा के कलेक्टर A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसने कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें 72 लोग कुल मिला के शामिल थे। और ये संस्थापक कांग्रेस का था, ये तो सभी जानते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी को, WC बनर्जी भी उनको बोलते हैं, उनको पहला अध्यक्ष बनाया गया। अब आप बोलेंगे भाई एक वो अंग्रेजी, उसका तो वो परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन। तो हृदय परिवर्तन नहीं, अंग्रेज़ों को लगा कि अब ज़्यादा दिन राज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने जो यहाँ का उबाल आता था, उनको, जो यहाँ के कुछ जो जिन जयचंदों की दम पे अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को विफल कर दिया, वही भारतीय लोग, उसी मानसिकता के लोगों ने कांग्रेस की स्थापना करवाई। ध्यान से सुन लो राहुल गांधी, तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं हो, जो कांग्रेस के चमचे हों वो। तो ये ओ ह्यूम, कांग्रेस बहुत गर्व करती है अपनी आज़ादी की लड़ाई पर। आप ये बताइए कि कभी भी कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाते हुए A.O. ह्यूम की फोटो लगाती है क्या, रखती है, किसी कार्यालय में है क्या? जबकि RSS जो विजयादशमी 17 सितंबर 1925 को RSS की स्थापना हुई, कोई धर्म के हिसाब से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी आज़ादी के पहले और बाद में, कितने लोग मारे गए आज़ादी के बाद भी। और उसमें जो डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार, ये डॉक्टर थे और उन्होंने स्थापना की थी। आज तक RSS बड़े गर्व से डॉक्टर साहब का नाम लेती है, हेडगेवार साहब का नाम लेती है। उनका चित्र RSS के हर कार्यालय में मिलेगा, हर स्वयं सेवक संघ के घर में मिलेगा। उनको देवतुल्य वो मानते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संस्थापक को कचरे की पेटी में भी ढूंढे से नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने कार्यालय में कभी वो चित्र नहीं लगाया। चलिए, आप कहेंगे वो संस्थापक थे, अध्यक्ष तो थे नहीं। चलिए आगे बढ़ लिए। चौथे नंबर पे, क्योंकि 85 में तो स्थापना लास्ट में बिल्कुल हुई थी, और पहले कांग्रेस का अध्यक्ष 1 साल के लिए बनता था। लेकिन 1888 चौथे नंबर पर जॉर्ज यूल, ये अंग्रेज ही थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर 5वें नंबर पर विलियम वेडरवर्न 1889 में, ये अंग्रेज थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 10वें नंबर के अध्यक्ष अल्फ्रेड बेब 1894 में, ये भी अंग्रेज थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर 20वें नंबर पर हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन, ये 1904 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ये भी अंग्रेज थे।
फिर विलियम वेडरवर्न 26वें नंबर के कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1910 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जिस समय बोलते हैं कि वीर सावरकर ने माफ़ी मांग ली थी, तब यही सज्जन थे। और उसके बाद उनकी बेटी, ध्यान दीजिए, जिनकी बहुत महिमा मंडन होता, अभी भी उनके नाम पे कई संस्थाएं, विलियम वेडरवर्न की बेटी एनी बेसेंट कोई भारतीय नहीं थी, ये भी अंग्रेज महिला थी और वो 1917 में अध्यक्ष बनी, वो 33वें नंबर की थी। तो अब आप बताइए कि इतने अंग्रेज अध्यक्ष बने जो कि अंग्रेज ही थे, और वो अंग्रेजी से लड़ रहे थे। कमाल की बात, वो 1857 की क्रांति से भयाक्रांत होकर जो यहाँ की इस देश के खिलाफ जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, उसी मानसिकता के लोगों का एक संगठन बनाया। लेकिन 1905 आते आते इसमें कुछ लोग वाकई में आज़ादी के लड़ाई वाले, जिनके मन में कुछ था कि अंग्रेजों से किनारा किया जाए, तो ऐसे लोग पैदा हुए। तो उन्होंने डिवाइड करके मुस्लिम लीग बनवा दी 1905 में अंग्रेजों ने। हालांकि 1817 में बताया कि 33वीं अध्यक्ष अंग्रेजी बनी थी, और जब गांधी आ चुके थे इस देश में तब भी अंग्रेज कैसे बन गई, और उसको महान बताते हैं। और मदर टेरेसा महान है, जिन्होंने यहाँ पर धर्म परिवर्तन के पूरा नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी चेंज कर दी और उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। तो खैर, अगर ये अंग्रेज महान थे तो इनका चित्र कांग्रेस कार्यालय में क्यों नहीं, विशेषकर संस्थापक का, इसका जवाब किसी कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के चमचों के पास अगर हो तो दे। ये भी बता दें कि इनकी तानाशाही की हद, कि कांग्रेस का अध्यक्ष 1 साल के लिए चुना जाता था, लेकिन जैसे इंदिरा गांधी, हालांकि 1959 में इंदिरा गांधी 1 साल के लिए अध्यक्ष बनी थी, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी 1978 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 83 तक रही। फिर 83 के बाद में फिर से 5 साल के लिए उन्होंने टर्म कर दिया 1 साल से बढ़ा के, और 83-84 आते आते तो उनकी हत्या हो गई। तो आप ये समझ लो, और उसके बाद अंग्रेजों का ही स्वरूप बदला हुआ सोनिया गांधी। नाम बदल लेने से तो कुछ नहीं हो जाता, यहाँ की वो भाषा तक नहीं सीख पाई। 1968 में शादी हुई, 1983 तक यहाँ की नागरिकता नहीं ली थी। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षा वही रहीं। 1998 से लेकर 2017 तक लगातार, और फिर बीच में राहुल गांधी 2 साल वो नकारा साबित हुए, तो 2019 से 2022 तक। फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉक्सी अपना बना दिया, जो अपने खड़गे साहब हैं। लेकिन ध्यान दो, ये जो अंग्रेज लोग थे, इनकी मुख्य पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, एकमात्र यही नीति थी। उसी नीति को आगे बढ़ाने वाले लोग कांग्रेस के प्रिय हैं। कांग्रेस को और कुछ आता ही नहीं। इन्होंने हिंदू मुसलमान करके देश के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। कितने लोगों की हत्या हुई, उस हत्या किसके सर पे इल्जाम जाएगा? गांधी और नेहरू पर छोड़ के और किस पे जाएगा? क्योंकि बंटवारा करने में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जो नेहरू की ललक थी, उसके चक्कर में देश के 3 टुकड़े हुए। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो तो गलियारा नहीं बन पाया। लंबा वीडियो हो जाएगा, डिटेल में बताएंगे तो। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित है, अंग्रेजों की ही एक मानस औलाद है, अंग्रेजों की दोगली औलाद है। तो वही उनको आता है, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। धर्म में बांटा, जाति में बांटा, भाषा में बांटा और क्षेत्र के हिसाब से बांटा कांग्रेस ने। और क्या किया देश के लिए? बांटने का काम, और वही अभी भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के साथ इनका गठबंधन हो जाता है, जिसने भारत को 2 टुकड़े करवाया, और भाजपा को बोलते हैं सांप्रदायिक। कमाल की बात है। और जब योगी जी ने बोला एक रहोगे तो नेक रहोगे, डिवाइड, यानी ये चाहते हैं कि एक ना हो, तो आप समझो कि किस हद तक, और पब्लिक को इतना बेवकूफ़ समझते हैं क्या
लोकसभा चुनाव में जो हमने विश्लेषण किया था कि खटाखट ने बहुत नुकसान किया, साथ में आरक्षण और संविधान का मसला जो इन्होंने उठाया था भ्रमित किया, कुछ हद तक कामयाब हुए। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा और मोदी और योगी जैसे तपस्वियों का जो है पुण्य, वो भाजपा को बचा ले गया और भाजपा की सरकार केंद्र में बनी हुई है। लेकिन अब तो जनता जान गई, तभी तो हरियाणा में जो विशेषज्ञ थे सोचते थे कांग्रेस जीत जाएगी, हमने तब बोला था सवाल ही नहीं, भाजपा स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगी। कांग्रेस की कलई उतर गई है। वो खटाखट 1 लाख वाला जो लालच में वोट गए थे, अब उनको मालूम हो गया। ओपीएस का मामला इन्होंने हिमाचल में उठाया तो वहाँ तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। ओपीएस तो बहुत लंबे समय बाद आएगी, जब आदमी रिटायर होगा, तो अभी तो तनख्वाह नहीं मिल पा रही। दिवालिया कर दिए सभी राज्य इन्होंने। कर्नाटका में इन्होंने सरकार बनाई फ्री के वायदे करके, वहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, बिजली जो बिल दे रहे हैं उनकी कीमतें बढ़ा रहे हैं, बस का किराया बढ़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के जनता कितनी त्रस्त है। एक तरफ ये जनता के हित की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और किसानों की बात करते हैं। किसान समूह बॉर्डर पर डटे हुए हैं इन्हीं की वजह से। कर्नाटका में 1200 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली इसी कांग्रेस रिजीम में। उसकी चर्चा भी नहीं, न मीडिया ज़्यादा चर्चा करती, गाहे बगाहे हल्की सी खबर आ जाती है लेकिन कोई डिटेल चर्चा नहीं। लेकिन जो उत्पाती किसान हैं, जो अभी पराली जला के कितनों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, कितने लोग इस पराली की वजह से मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, घुट रहे हैं, और वो किसान साहब बहुत कमाल के हैं। उनकी कोई ड्यूटी है ही नहीं, वो कोई बात नहीं मानेंगे, उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, वो स्वच्छंद। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर आप अधिकार चाहते हैं तो कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ेगा। तो किसानों के पास केवल अधिकार हैं, कर्तव्य ही नहीं। पराली जलाने का क्या मामला है, जबकि 1000 रुपये एकड़ पराली अगर न जलाएं तो वो किसानों को दिया जाता है भुगतान। 6000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं। तो बहुत कुछ सरकार दे रही है, लेकिन साहब नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, केवल उत्पात करेंगे, नुकसान करेंगे। जहाँ पर उन्होंने रोक के रखा उसकी वजह से कितना नुकसान प्रतिदिन हो रहा। तो ये जो कन्हैया कुमार को जेएनयू से लाया था, टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना को, और वही मानसिकता इनकी है, देश को बांटने की बात करते हैं। अभी कांग्रेस में नया कर्नाटक में नया झंडा लगाने की बात कर रहे हैं कि राज्य का अलग से झंडा होगा। कश्मीर को तो किसी तरीके से भाजपा ने मिला लिया और भाजपा का संविधान वहाँ लागू हो गया, लेकिन वहाँ पे उमर अब्दुल्ला आ गए हैं। भले पूरा पावर न हो, लेकिन तब से देख लो आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। तो कुल मिला के हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये वही कांग्रेस है जो कि किसी को भी किराए पे बना लेती है अपना बाप। राहुल गांधी अपने को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं, जबकि उनके पिताजी के पिताजी यानी बाबा जी ग्रैंडफादर फिरोज गांधी, हालांकि वो गांधी सरनेम कहाँ से आ गया वो घांडी बताते हैं, लेकिन उनके जहांगीर जो पिताजी थे उनके में घांडी तो अब लगवाया जा रहा है, कहीं कहीं नहीं तो नहीं है। तो घांडी चलिए था तो घांडी रहते, फिर गांधी कहाँ से आ गया। तो एक प्रवक्ता कांग्रेस के हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने बोला गांधी ने उनको गोद ले लिया था। तो इसलिए ये बात तो सही है भाई, गांधी ने अगर गोद ले लिया तो फिर तो फिरोज गांधी गांधी के बेटे कहलाए। गांधी के हालांकि 4 बेटे थे, सभी को मालूम होगा, जो है उनके नाम बताने की जरूरत अभी नहीं है। तो वो गांधी हो गए। अगर वो गांधी के पुत्र थे गोद लिए हुए, तो फिर तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि वो बनिया है, क्यों गांधी तो बनिए थे जाति के। लेकिन ये दत्तात्रेय फिर गोत्र के ब्राह्मण कहाँ से आ गए, ये भी तो हमें कोई बता दे भाई, कांग्रेसी या कांग्रेसी चमचा या नेता, तो ये तो बता नहीं पाएंगे। और उन फिरोज गांधी जिनकी वजह से ये घांडी से गांधी सरनेम लिए घूम रहे हैं, जैसे भी उनका गांधी आ गया था, लेकिन गांधी फिरोज गांधी का नाम था, वही गांधी सरनेम है। तो उनका समाधि कब्र जो भी कुछ है
प्रयागराज में, वहाँ नहीं जाते हैं और गलती से भी उनका जन्मदिन या जो उनकी पुण्यतिथि है उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उसको नहीं मनाते हैं। तो ये है कांग्रेस का दोगला चरित्र, जो अपने बाप की सगी नहीं है, जो अपने संस्थापक की सगी नहीं है, वो अपनी जनता के लिए क्या करेगी। राहुल गांधी रोना रोते हैं बेरोजगारी इसकी जिंदगी में एक नए पैसे का कोई व्यापार नहीं किया, कहीं कोई मेहनत मशक्कत नहीं की। तो राहुल गांधी डिक्लेयर्ड 20 करोड़ की संपत्ति है और प्रियंका गांधी के पास भी 75 करोड़ का तो उनके ऊपर विवाद है इनकम टैक्स का। संपत्ति जो भी उन्होंने 14-15 करोड़ की घोषित कर दी वो छोड़ो, 75 करोड़ उनके ऊपर ड्यूज है इनकम टैक्स के हिसाब से, और कोई धेले भर का काम कभी किया नहीं। 66 करोड़ की डिक्लेयर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति, ये कहाँ से आ जाती है। तो कुल मिला के, हालांकि ये तो हाथी के दांत दिखाने वाले खाने वाले तो अंदर हैं, कितनी संपत्ति इनके पास है, बाहर कहाँ कहाँ जमा है। तो उसी समय जब बाबा रामदेव ने आंदोलन चलाया तो उनको मारने की साजिश नाकाम हो गई, ऊपर वाले की कृपा से, नहीं तो उनकी हत्या उस दिन हो जाती, रामलीला मैदान में जब आंदोलन कर रहे थे। तो कुल मिला के हम यही बताना चाहते हैं कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना, उसको सिर्फ वही आता है डिवाइड एंड रूल। वो कभी एकजुटता की बात कैसे कहेगी, जबकि इस कलयुग में संघ शक्ति कलयुग है और माइट इज राइट, शक्तिशाली की ही बात सही मानी जाती है और शक्ति के लिए एकता जरूरी है। और एकता के नाम पर जब प्रतिध्वनि सुनाई दिए कि ये तो सनातनियों की एकता की बात है, तो पेट में मरोड़ इनके होना स्वाभाविक है। दूसरी तरफ वोट जिहाद, यानी मुसलमान जिहाद करें वोट के रूप में, और एक बात खुलेआम टीवी डिबेट में कही जाती कि मुसलमान भाजपा को वोट दे ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं दे सकते, आप कौन होते हैं कहने वाले, वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो हिंदुओं को जातियों में बांट के इतने प्रतिशत इस पार्टी को, इतने प्रतिशत इस पार्टी को, अरे टीवी वाले तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारी बाप की भी औकात है तो ये बताओ, ये तुम्हें कहाँ से पता लग जाते हैं आंकड़े। वो समीक्षक जो आते हैं उनको खुली चुनौती दे रहे हैं, वो हमें ये बताएं, और नहीं तो हम पे मानहानि का केस करें, हम कोर्ट में पूछेंगे, साबित करें। पता ही नहीं लग सकता, ईवीएम में कैसे पता लग जाएगा कि कौन सी जाति वाले ने किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट दिए। ये हम बार बार बोलते हैं, लग ही नहीं सकता, असंभव है। उसको ये बताते हैं क्यों, इन्हें हिंदुओं को अलग अलग टुकड़ों में बांटना है। टीवी वाले तो बिके हुए हैं, चाहे इनको जैसा नाच नचवा लो। तो कुल मिला के बहुत ही सुंदर एक तपस्वी ने नारा दिया है, उस नारा को अमली जामा आपको पहनाना है। जाति पाति भूल जाओ, और यही नहीं, धर्म को भी भूल जाओ। जो देश प्रेमी हैं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो राष्ट्र के शुभ चिंतक हैं, वो किसी भी तरह की पूजा अर्चना करते हों, वो भले नास्तिक हों लेकिन देश को तो मानते हैं, तो उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। यानी समाज में जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा दुर्जनों के खिलाफ। ये देवासुर संग्राम चल रहा है पूरे विश्व में, कई जगह युद्ध हो रहा, तो ताकतवर ही विजेता होता है, और विजेता जो होता है वो अपनी मनमर्जी चलाता है। यहाँ पर आक्रांता आए, विजेता हुए, उनकी क्रूरता का परिणाम जजिया और जौहर रहा। यहाँ पर बात करते हैं कि वो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते, ये सब कपोल कल्पित कहानियाँ गढ़ी गई। अलग अलग तरह की बहुत भयाक्रांत करने वाली कुछ जगह घटनाएं हुई होंगी, लेकिन उसके बाद में अगर वो गलत था और उसकी वजह से सवर्णों को सारे अधिकारियों से लगभग वंचित कर दिया गया, उनको हाशिए पे डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनके परदादाओं ने अत्याचार किया था दलितों पर, जबकि वो इस लायक थे क्या भाई, वो राजे महाराजे जमींदार थे क्या सवर्ण सारे, कुछ लोग होंगे, तो कुछ नहीं किए तो सारे सवर्ण। रिक्शा चला रहा और साहब तुम्हारे परदादा ने तो अत्याचार किया था, तुम्हारी स्कूल में फीस माफ नहीं होगी, तुम्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी, तुम्हारे बच्चे को वजीफा नहीं मिलेगी, स्टाइपेंड नहीं मिलेगी, तुम्हारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी।
क्योंकि बाप दादा जो है वो किस तरीके से 1100 स्क्वायर फीट का घर बना के छोड़ गए थे, तो ईडब्ल्यूएस का भी नहीं मिलेगा, भले वो कच्चा मकान। तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो एकजुटता जरूरी, भूल जाओ जाति धर्म संप्रदाय भाषा क्षेत्र, एकजुट हो जाओ। जो भी सज्जन लोग हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं, मैसेज ये है, न कि केवल ये सनातनियों के लिए, क्योंकि तथाकथित सनातनी नाम वाले लोग ही तो वक्फ बोर्ड में जो सुधार हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, इस नारे का भी विरोध कर रहे हैं। तो वो जयचंद की औलादें हैं, वो तो विरोध करेंगी, अंग्रेजों की औलादें हैं, डिवाइड एंड रूल के अलावा उन्हें आता क्या है। लेकिन इतना लंबा विश्लेषण हमने किया, 25-26 मिनट का वीडियो हो गया है। इसके विश्लेषण से कमेंट्स में आप लिखें, या तो हमारा ये पागलपन माने, लेकिन ये सही और सच्चा विश्लेषण है। अगर आप कहें तो और डिटेल में जिस टॉपिक पे बोलेंगे, हम केवल गूगल के आधार पे नहीं, पुराने ज़माने की पत्रिकाएं और किताबों के आधार पे जो हमने कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करी, उसका भी हमारा आधार है।